देश के सामने है भारत का बजट। सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विपक्ष की तरफ से नाउमीदी वाला बजट करार दिया जा रहा है। और क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बजट को लेकर, सुनाते हैं। व्यक्त करता हूं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आम बजट में जो उपाय किए गए उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट आज उपलब्ध हुई है और ये लंबे वर्ष समय से ये मांग चली आ रही थी। 3 लाख तक के प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दिए गए हैं वे काफी राहत भरे हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लाखों नौकरियों को क्रिएट इससे होगा। इंडस्ट्री के लिए जो प्रावधान किए गए हैं मुझे लगता है ये सभी स्वागत योग्य हैं और नौजवानों के लिए, समाज के हर तबके के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, सभी तबके के लिए जो कुछ भी प्रावधान इसमें किया गया है, मैं कह सकता हूं कि यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट के रूप में यह मोदी 3 का यह पहला बजट जाना जाएगा। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि राम राज्य लाने वाला ये बजट है और ये जो बजट है मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। जिस तरीके से टैक्स स्लैब में बदलाव करके टैक्स का बोझ कम किया गया है, साथ ही लाखों नौकरियों के अवसर इस बजट से बनते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों, महिलाओं और हर वर्ग के लिए ये बजट कुछ ना कुछ सकारात्मक लेकर आ रहा है। वर्गों की अगर बात की जाए तो हम बता रहे हैं आपको लगातार बजट में किसके लिए क्या, और वहीं अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो उस लिहाज से बजट को लेकर जो बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश तैयार है डेटा के साथ। अखिलेश जी बिल्कुल रोमाना, और अलग अलग क्षेत्रों के लिए बजट एलोकेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो कहां कितना बजट जा रहा है वो आंकड़ा मैं दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। एक मोटी बात जो नजर आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का बहुत ज्यादा जोर है। ये आंकड़े इसकी गवाही भी देते हैं। आप जरा गौर फरमाइए, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार 11,11,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जो प्रावधान बजट का किया गया है 11.11 लाख करोड़ रुपए का। रक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो डिफेंस सेक्टर में 4,55,000 करोड़ रुपए का बजट का एलोकेशन है। ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़, कृषि क्षेत्र के लिए 1,52,000 करोड़, शिक्षा के लिए 1,26,000 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 89,000 करोड़ रुपए और सामाजिक कल्याण की बात की जाए तो 57,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान नजर आ रहा है। तो अगर तुलनात्मक तौर पर आप देखेंगे तमाम क्षेत्रों को तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का बहुत ज्यादा जोर नजर आता है। आइए सीधे आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी संदीप के पास। तो अलग अलग क्षेत्रों में कितना आवंटन किया गया, कितना एलोकेशन किया गया, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य, उस पर मेरी निगाह काफ़ी देर तक टिकी रही। 1.25 करोड़ जो दिया गया है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य में 89,000 करोड़। इस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन हम निटपिकिंग बहुत करते हैं। पर इस बजट में क्या कुछ गुलाबी तस्वीर भी उभरती नजर आ रही है? जब हम एक विकसित भारत का संकल्प लेते हैं और विकास के एक्सप्रेसवे पर दौड़ने का मन बनाते हैं तो उस ओर जाते हुए बजट में कुछ खास आपको दिखा? आपसे शुरू कर रहा हूं गोपाल केडिया, थोड़ी सकारात्मक पहले बातें करते हैं फिर आगे, तो हम पत्रकार हैं। इस बजट में कुछ चीजें बहुत अच्छी की गई है, जैसे एक एबोलिशन ऑफ एंजल टैक्स। एंजल टैक्स जो है ये क्या होता है कि जो स्टार्टअप जो होता है वो अपनी कंपनी की वैल्यूएशन जो है उसके अगर 1 करोड़ की कैपिटल है, कंपनी के वैल्यूएशन वो 100 करोड़ में ले जाता है और बाहर से उसके पास इक्विटी में पैसे आते हैं। जो डिफरेंस जो होता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स में और जो पैसे आते हैं उसको वो जो डिफरेंस जो होता है उस पर जो टैक्स सरकार लगाती है तो उसको एंजल टैक्स कहते हैं। हाँ। स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स में सरकार ने सर्कुलर निकाला था कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन रिसेंट पास्ट में देखा गया कि बहुत सारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने स्टार्टअप पर एंजल टैक्स लगा दिया और बहुत सारी डिमांड खड़ी कर दी। तो ये एक तो इसको खत्म करने के लिए ये एक अच्छा कदम है। आपको क्या अच्छा दिखा बजट में?
देवेंद्र। टेक्नोलॉजी पे फोकस है इस बजट में, और हम चाहे एग्रीकल्चर में उन्होंने कहा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, और साथ में और भी जो ऑयल सीड्स के ऊपर कहा है कि हम उसमें आत्मनिर्भर बनेंगे। मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर की डेफिनेशन पहले क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि नीति आयोग ने कहा है कि हम 43% अपना जो ऑयल सीड की रिक्वायरमेंट है, ये एडिबल ऑयल की रिक्वायरमेंट है, वो पाम ऑयल से हम एड्रेस करेंगे। तो एक तरफ हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं और एक तरफ हम पाम ऑयल की बात करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक डाइकोटमी यहाँ पर है। लेकिन उसके अलावा न्यूक्लियर एफिशिएंसी, न्यूक्लियर जो छोटे छोटे प्लांट लगाएंगे उसकी बात कर रहे हैं, फिर वो एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की उन्होंने बात की है। मुझे लगता है कि तो ये फॉरवर्ड लुकिंग है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हम तटस्थ हो गए। हाँ, लेकिन या 8 महीने का ही ये बजट है। लेकिन सर कुछ चीज़ें सोचनी भी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे जब कहते हैं कि हम डिजिटलाइजेशन एग्रीकल्चर में प्रमोट करते हैं, तो वो डिजिटलाइजेशन जो है वो बेसिकली जो कंट्रोल है एग्रीकल्चर का वो कॉर्पोरेट के हाथ में शिफ्ट करता है। तो वो भी हमें जानना है कि डिजिटलाइजेशन में भी वेरी कोई फैसिनेटिंग। नई राह पर चलते हैं, वहां पर खतरे क्या हैं उनको भी रेड फ्लैग करेंगे, पर ग्रीन फ्लैग हरी झंडी किस बात को दिखा रहे हैं बजट में? हरी झंडी तो एक जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है इस दृष्टिकोण से कि आपने युवाओं की बात की, अब उससे कितना क्या होगा वो अभी बहुत स्पष्ट मुझे नहीं दिखाई देता है। लेकिन एक कंसर्न को जो है आपने अकोमोडेट पहले किया है। शतुरमुर्ग जो बने हुए थे कि हाँ, भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं। बेरोजगारी कोई समस्या ही नहीं, युवा को कोई दिक्कत ही नहीं, उसे जी कबूल करना पहली एक बड़ा स्टेप है अपने आप में, जो आपको इस बजट में दिखा। कुमार जी, मुझे भी यही लगा, क्योंकि अभी मैं 2-3 ट्वीट भी देख रहा था कि इन लोगों ने कहा पूरे बजट की थीम जयराम रमेश तो तंज कस रहे हैं, कम से कम ये तो मान लिया। पूरे बजट की जो थीम है वो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार से जुड़ी हुई। इन्होंने इस बार 24-25 के बजट को रोजगार से जोड़ के रोजगार थीम पे बनाया। अब कल अगर आपने आर्थिक सर्वे देखा होगा तो आर्थिक सर्वे में कहा गया था कि 2036 तक हर साल आपको 77 लाख नौकरियां, 10.25 करोड़ रोजगार सृजित करने होंगे 2036 तक, अगर 47 में विकसित बनना है। तो कहीं, चलिए आप ग्रीन सिग्नल की बात कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, तो बोलना पड़ नहीं, हमारी ट्रेनिंग तो है, हम तो बाल की खाल भी निकाल देते हैं, खाल उधेड़ देते हैं, पर नहीं, अच्छी चीज जो है उसकी भी हाँ, मतलब रोजगार करनी चाहिए। रोजगार के लिए जो एक सही डायरेक्शन पकड़ा है वो कम से कम, और एक्सेप्टेंस उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। प्रभु आपको क्या है? मैं कि पहली बार सरकार ने माना कि एम्प्लॉयमेंट जो है एक इशू है, तो हमारे को अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, उसके प्रति उन्होंने कुछ दिखाया कि हम करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी इसके एक बार भी ये एग्रीकल्चर के बार हर बार बोलते हैं, पर इस बार थोड़े से स्पेसिफिक एग्रीकल्चर के ऊपर उन्होंने एम्फेसिस कोशिश की है कि हम नई चीज़ें सीड डिस्ट्रीब्यूट, और उसके अंदर ये भी नहीं कि भाई ऐसे ही खाली छोड़ दिया। प्राइवेट सेक्टर को भी कहा जा रहा है इंटर्नशिप आपको करवानी पड़ेगी 1 करोड़ लोगों की। देवेंद्र बैठे कि 1% एग्रीकल्चर ग्रोथ में होगा अगर, उसकी वजह से जीडीपी के ऊपर लगभग 3% का फर्क पड़ता है। पर अभी नहीं पड़ता कि कम डिपेंडेंस हो गया है। तो एग्रीकल्चर के ऊपर एक डायरेक्शन दिखाने की कोशिश की है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इमेज जो है, हम प्रो कैपिटलिस्ट हैं, फूड बूट की सरकार है, उसको भी कम करने के लिए उन्होंने कैपिटलिस्ट के ऊपर, पर ये तो अच्छी बातें तो की। इसके अंदर 2 चीजों पर अब क्विक कमेंट आपका प्रभु चाहूंगा। शिक्षा पर 1.25 लाख करोड़ रुपया, स्वास्थ्य पर 89,000 करोड़ रुपया, मतलब बजट का 1.5-2% आप स्वास्थ्य और शिक्षा पे अगर खर्च करेंगे तो सही मायने में हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? अब मैं कड़वी बात भी पूछ रहा हूं। कड़वी बात बिल्कुल ठीक है। पिछले 10 साल के अगर 11 बजट इनके देखे जाएं तो सोशल सेक्टर के ऊपर इनका एम्फेसिस कम होता चला जा रहा है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा दिया, सवारी अपने जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है, और जबकि विद्यार्थी और अपनी शिक्षा के लिए भी। एबीवीपी जब हम थे उस वक्त कहते 3% जो बजट है देश का एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए। और एबीवीपी का मिनिस्टर है वहाँ पर कई सालों से, वहाँ पर जो प्रधान जी हैं। तो मेरे को लगता है एजुकेशन और स्वास्थ्य के ऊपर जो है इनका एम्फेसिस अभी भी नहीं है। उसका कारण क्या है मेरे को समझ नहीं आता कि अगर एजुकेशन बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी, उसके बाद आपके प्रोडक्टिव एसेट्स बढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट जो भी कह रहे हैं कि हमारे पास एक रिपोर्ट आई है कि हिंदुस्तान के अंदर ग्रेजुएट जो हैं 70%, किसने कहा है, किसी एक बड़े आदमी ने कहा है कि जो हमारे ग्रेजुएट हैं 80% एम्प्लॉयबल नहीं है, किसी नीति आयोग के या किसी ने कहा है। तो अगर इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्वालिटी के अंदर, आपने कहा स्किल डेवलपमेंट करें, स्किल डेवलपमेंट
मिनिस्ट्री बने हुए लगभग 8 साल हो गए। अरे वो कोई 1 भी नहीं करोड़ हुई। 37 लाख लोगों का कौशल विकास किया, उसमें से 22 लाख को नौकरी मिल पाई। नहीं, वही कह रहा हूँ ना आपको। हाँ। जिस तरह की रिक्वायरमेंट हमारी, जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, आपने कहा जॉब लॉस ग्रेथ हो रही है, वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी जो कहते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्किल हमारे को चाहिए, प्लम्बर हमारे पास नहीं मिलते, मैकेनिक हमारे पास मिलते नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमारे पास नहीं ये मिलते। फोकस भी क्या हमें देने की जरूरत है कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य में 1-1.5-2% से क्या काम चल जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।